So, this is chapter 5 of class 9 NCRT Fundamental Unit of Life Part 1. इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो पार्ट 1 में मैंने इंक्लूड किया है द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब सेल ऑर्गेनल्स और जो सेल साइकिल है बेसिकली वो मैंने इंक्लूड नहीं करी है इसमें. सो अब हम देखते हैं कि आगे मैंने जो भी है ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई भी दूसरे गाइड वगैरह का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है इसमें. सो द फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द साइंटिस्ट एंड देयर रिसर्चर्स. सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक की. सो रॉबर्ट हुक इन 1665 उन्होंने रिसर्च किया था. फ्रॉम द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप सेल्स की उन्होंने खोज करी थी. फ्रॉम द हनी कूम, और उनको सेल की जब खोज उन्होंने करी तो उनको क्या मिला, उनको ऐसे जो छज्जा होता है मधुमक्खी का उसके जैसे उनको कंपार्टमेंट्स मिले जिनको उन्होंने लिटिल बॉक्सेस बोला. और 1831 में उन्होंने डिस्कवर किया द न्यूक्लियस इन द सेल. सेल बाद में इसको टर्म दिया गया जिसको हमने लिटिल रूम बोला कि छोटे छोटे रूम्स. फिर आए हमारे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. इस चैप्टर के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको मैंने एक ही उसमें कवर करा है, एक ही स्लाइड में. सो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो हैं, हियर इज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. 1674 में ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स. जो पॉन्ड वाटर है, जो तालाब का पानी है, उससे उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स जो हैं उनकी खोज करी थ्रू हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. तो सबसे पहले जो बेसिक जो स्ट्रक्चर था, जो अच्छे माइक्रोस्कोप का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दिया था. फिर 1839 में परकिंजे आए. उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किया. प्रोटोप्लाज्म बेसिकली सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला, जिसको हम आज साइटोप्लाज्म बोलते हैं. फिर सेल थ्योरी आई 1838 में, जो श्लेडिन और श्वान ने दी थी. 1839 में श्वान एंड 1838 में श्लेडिन ने. जिससे इस सेल थ्योरी में ये था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल जो है इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. पर इस थ्योरी का एक डिसएडवांटेज था, ये नहीं बताता था कि जो सेल है वो कैसे बने हैं. तो वो किसने थ्योरी बताई? वर्शाव ने बताई 1855 में कि जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं, उनसे बने हुए होते हैं, उनसे बनते हैं. 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी. कैमिला गोल्गी के बारे में बहुत ज़्यादा दे रखा है. तो 1843 में ये कार्टिनो नियर ब्रेशिया करके एक जगह है कार्टिनो, तो वहाँ पर ये इनका जन्म हुआ. इन्होंने मेडिसिन मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया से. 1865 में इन्होंने उसी हॉस्पिटल में काम किया था, सेंट मेशियो हॉस्पिटल था, और नर्वस सिस्टम की खोज करना इन्होंने चालू किया था. 1872 में इनको सीएमओ जो सबसे ऊपर पोस्ट होती है किसी भी हॉस्पिटल की, उससे इन्हें सम्मानित किया गया था फॉर क्रॉनिकली सिक हॉस्पिटल में इनकी भर्ती हुई थी, जो कि अब इसे कुछ भी बोल सकते हो. एबेटियो ग्रासो एक जगह है, उसमें एक छोटा सा किचन था. वहाँ पर उस किचन में ही इन्होंने ना खोज करना चालू किया और फिर उस किचन को इन्होंने लैब बनाया और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें करी है. और उस खोज को इन्होंने ब्लैक रिएक्शन दिया है, बहुत सारी स्टेनिंग करी है सेल्स की, न्यूक्लियस की, नर्व सेल्स तक की और सेल स्ट्रक्चर्स की. उसको इन्होंने ब्लैक रिएक्शन दिया. ब्लैक रिएक्शन का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते थे. सिल्वर नाइट्रेट बहुत ही वीक सोल्यूशन है और उस टाइम पे बहुत महंगा भी था. तो जो सेल्स की जो बहुत ही छोटी छोटी जो धारियाँ जो होती है, रैमिफिकेशन मतलब थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको भी ये बता देता है. और इनको नोबल प्राइज़ इनको मिला था 1906 में, और उन्होंने ये शेयर किया था विद सेंटाइगो रेमोना कजाल. इन दोनों ने मिलकर नर्वस सिस्टम पे काम किया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिस्ट एंड देयर रिसर्चर्स. अब जितनी भी डाइज जो हैं जो स्टेनिंग प्रोसेस में यूज़फुल होती है और इस चैप्टर में है, वो मैंने इसी जगह पर कर दिया. बेसिकली
3 डाइस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले रेड कलर की है जो कि सैफ्रोनिन है, तो मैंने उसको आर से आपको डिनोट करने के लिए बताया कि आर फॉर रेड। ओके, सो ये रेड होती है। और फिर एक मिथिलिन ब्लू है, उसका तो नाम ही ब्लू है, ये छुप गया है यहाँ पर। ओके, मिथिलिन ब्लू है। और एक आयोडीन है ऐसा। सो सबसे पहले एक्टिविटी 5.1 की बात करें तो उसमें ना अनियन जो बल्ब है, जो बल्ब होता है ना, अनियन मतलब जो मेन अनियन होता है, उसके ना छोटे छोटे टुकड़े किए और उससे स्किन निकाली, उसको आउटर लेयर बोलते हैं जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसको पानी में रखा ताकि वो श्रिंक ना हो जाए, ठीक है, इसलिए उसको पानी में रखा। और फिर उसको हमने स्लाइड में रखा और उस पर हमने पानी की बूंद डाली। और फिर उसके बाद हमने सैफ्रोनिन रेड सोल्यूशन डाला और हमने सेल की स्टडी करी। जब हमने सेल की स्टडी करी तो हमको ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे सेल के, और बीच में डार्क स्टेन्ड हमें न्यूक्लियस दिखे। 5.2 एक्टिविटी में हमने पत्ती जो होती है उसके भी हमने ऐसे देखना, पत्ती जो होती है ना, उसको अगर आप हल्के से निकालोगे तो उसमें से भी निकलता है, उसका पील निकलता है, ठीक है, उसकी स्किन निकलती है। फिर हमने ये जैसे अनियन हमने प्याज के साथ किया था, जो प्याज का खाद्य हिस्सा होता है खाने वाला, हमने उसकी जड़ों के साथ नहीं किया, तो हमने फिर अब इस एक्सपेरिमेंट में उसकी जड़ों के साथ भी किया। और अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग साइज़ के जो अनियन हैं उनके साथ भी हमने सेम यही किया, देखने के लिए कि क्या सेल्स एक जैसे होते हैं साइज, शेप और स्ट्रक्चर में, और उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर वो सेम प्रजाति के हैं, मतलब अगर सेम स्पीशीज़ के हैं तो वो सेम है, जैसे कि अनियन का ही है तो वो सेम होगा सेल। बट अगर वो किसी और का है तो वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होते हैं। एंड सिमिलैरिटीज़ क्या होती है तो वो हम इन फ्यूचर हम समझेंगे। 5.7 मतलब आगे की स्लाइड्स में मैंने उसे एक्सप्लेन किया है। एक्टिविटी 5.7 में ये बताया है कि ग्लास स्लाइड जो है उसमें हमने एक पानी की बूंद डाली है और स्क्रैपिंग फ्रॉम द बकल, यहाँ ये जो अपना बक्कल म्यूकोजा होता है ना अंदर, ये बहुत, इससे स्किन देखना बहुत लोग निकालते हैं, तो वो स्किन की हमने करी है, उसको मिथिलिन ब्लू सोल्यूशन में हमने डाई किया है और देखा है सेल्स को, एनिमल सेल्स को। नाउ एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज़ मैंने एक ही जगह कंपाइल करी है फ्रॉम एक्टिविटी 5.1 टू 5.7, जो सेल ऑर्गेनल्स के पहले पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है। तो एक्टिविटी 5.1 ये बता रही है बेसिकली जो प्याज है ना, उसका जो स्किन है उसको देखा, उससे क्या पता चला, सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसमें डाई कौन सी इस्तेमाल करी, सैफ्रोनिन रेड डाई। एक्टिविटी 5.2 में अलग अलग प्लांट की स्पीशीज़ के हमने पील्स करे ताकि हम देख सकें कि क्या सेल साइज, शेप, स्ट्रक्चर सेम है। इसमें कोई डाई का मेंशन नहीं किया गया है कि डाई कौन सी इस्तेमाल करी है, तो कोई सी भी डाई आप इस्तेमाल कर सकते हो इन 3 डाई में से, आयोडीन, मिथिलिन ब्लू एंड सैफ्रोनिन रेड। 5.3 एक्टिविटी में फर्स्ट ए वाला पार्ट क्या है ना कि उसमें आपने अंडा लिया, उसको आपने HCl सोल्यूशन, HCl जो होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें आपने डाल दिया ताकि जो अंडे का जो शेल होता है, अंडे के बाहर देखना एक कवरिंग होती है, शेल होता है, शेल वाला अंडा है ये, शेल वाला अंडा, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है ताकि HCl में वो डिज़ोल्व हो जाए, एसिड में डिज़ोल्व हो जाए, जिससे हमने HCl के बाद मतलब एसिड के बाद हमने उसे पानी में डाला। अगर हम उसके बाद उसे पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा, बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पानी आएगा, तो अंडा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने किया, किसके साथ किया हमने ये, एक सबसे पहले तो अंडा जिसकी परत थी, शेल एग, और सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया डीशेल्ड एग, डीशेल्ड मतलब कि जिसकी हमने परत निकाल दी है, उसको पहले हमने पहले हमने उसे एसिड में डाला, इंस्टेड ऑफ इसमें पानी हमने इसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाला, किसमें, सॉल्ट या शुगर। तो बाहर अगर मतलब ये हाइपरटोनिक हो गया, मतलब बाहर पानी की मात्रा कम है, अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा, पानी अंदर से बाहर जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ये 2 एक्टिविटी बताती है
कि ऑस्मोसिस जो रिएक्शन है जिसके बारे में मैंने आगे स्लाइड बनाई है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट एक्टिविटी 5.3 यही बताती है। एक्टिविटी 5.4 भी यही बताती है कि जब हाइपरटोनिक होता है तो सेल श्रिंक करती है और हाइपोटोनिक होता है तो सेल स्वेल करती है या मोटी हो जाती है। 5.5 में एक्टिविटी में बोला है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आप और समझो, और 5.6 में ए पार्ट जो है उसमें ये है कि एक जिंदा पत्ती है, रियो लीफ की है, उसको आपने पील किया और देखा तो आपने क्या देखा कि आपको हरी हरी चीज़ें दिख रही है, हरे हरे ऐसे बूंद जैसे दिख रहे हैं, उसको आपने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट बोला। और फिर उसके बाद आपने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐड किया। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मतलब कि आपने या तो सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ किया या आपने शुगर सोल्यूशन यूज़ किया, तो सेल क्या होगी, श्रिंक होगी। क्यों? क्योंकि हाइपरटोनिक है। फिर आपने किया, फिर सेकेंड ही पार्ट इसका है कि आपने पहले पत्ती को उबाला, उसके बाद ये पार्ट किया। तो अगर आप पत्ती को सबसे पहले उबालोगे तो पत्ती क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट दिखेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो पत्ती मर चुकी है। अब उसको खाना बनाने का क्या है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है, अब नहीं है, तो आपको हरा चीज़ दिखेगा? नहीं। अब आप उसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डालोगे तो क्या ये जो रिएक्शन है ऑस्मोसिस वाली, क्या ये आपको डेड में मिलेगी? नहीं। ये आगे भी एक्सपेरिमेंट है बताने के लिए कि डेड सेल में ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन जैसी जो लिविंग केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन है वो नहीं होती है। एक्टिविटी 5.7 बकल स्क्रैपिंग्स होती है ये, ठीक है। उन्होंने बोला इसको ऐसे लो और उसके बाद मिथिलीन ब्लू डाई है उसमें आप करो। ये न्यूक्लियस देखने के लिए किया गया है। न्यूक्लियस पहले वाले में भी दिख रहा था, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं, अनियन वाले में आप इतना न्यूक्लियस पे ध्यान मत दो, आप तो सिर्फ है ना सेल कंपार्टमेंट है, रॉबर्ट हुक ने जो बोला है उसके एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दो। एक्टिविटी 5.7 में उन्होंने बोला कि भाई अब आप न्यूक्लियस पे ध्यान दो कि न्यूक्लियस भी है। दिस इज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों है। यहाँ पर आपको आई पीस मिलेगा, यहाँ कोर्स एडजस्टमेंट है, मतलब कि मोटा मोटा आप एडजस्ट कर सकते हो। ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए होता है, ये इसके एडजस्टमेंट के लिए होता है। ये आर्म है, इससे आप पकड़ते हो, बेस ऐसे आप माइक्रोस्कोप पकड़ते हो। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है देखने के लिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको बता देती हूँ कि लाइट मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। नीचे मिरर होता है, ठीक है, लाइट सनलाइट वहाँ से आती है। आपका इसका ये होता है कि जो मिरर है वो सनलाइट के अपोजिट रखना चाहिए, ठीक है। तो ये मिरर है, सनलाइट यहाँ आ रही है तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी ऊपर, और वो रिफ्लेक्ट होगी और हमें दिखेगी। लाइट यहाँ आ रही है, यहाँ सनलाइट होनी चाहिए, लाइट यहाँ से आ रही है ऊपर, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर वो दिख रहा है, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, रिफ्लेक्ट यहाँ हो रही है नीचे मिरर पे, और यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है, आई पीस में रिफ्रैक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो चीजें जो है, ठीक है, ये दोनों पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड का नाम ही क्या होता है, कंपाउंड मतलब दोनों चीजों का आपने एडिशन कर दिया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये एक था कि डू सेल्स आर सिमिलर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। तो देखो नहीं है। क्यों? स्मूथ मसल, ये हमारे यहाँ की स्मूथ मसल, ये हार्ट की मसल्स है। इनका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, ठीक है। अब इसको आप मिलाओ ब्लड सेल्स से, आरबीसीज, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। अब इसको आप मिलाओ नर्व सेल से जो आपके ब्रेन से पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक चलती है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। फंक्शन अलग है तो जो शेप साइज है वो भी, स्ट्रक्चर है वो भी वेरी किया। फैट सेल्स हैं, इनको ज़्यादा वैक्यूल्स चाहिए, ठीक है, इनके में वैक्यूल्स ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, क्या ये सेम है? नहीं। ये क्या करता है? एडिपोस सेल्स बोलते हैं, टिश्यूज़ भी बोलते हैं इनको। ये क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। ये बोन सेल है, हड्डियों की सेल है ये स्पर्म्स हैं, ये ओवम है, किस में होता है? ये फीमेल में होता है, और ये स्पर्म मेल में होता है। क्या ये सेम है? नहीं है। तो क्या सेल्स का साइज, शेप, स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि उनका फंक्शन क्या है, फंक्शन के हिसाब से साइज, शेप, स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है। अब इसमें सेल्स के अलग अलग टाइप्स हैं। सो सेल्स दो तरह की होती है, एक यूनिसेल्युलर, एक मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर एक सेल होती है जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। एक सेल होती है मतलब कि क्या?
एक सेल है मतलब एक सेल सारा काम करेगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। और मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्स हैं, ठीक है, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स में होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है इनमें, मतलब हार्ट जो है वो पंप करेगी ब्लड, स्टमक जो है वो डाइजेशन के लिए यूज़फुल होता है। पर इन दोनों में एक कॉमन चीज़ होती है कि इनके खुद के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, और इनको हम स्पेशल कंपोनेंट भी बोलते हैं जो कि सेल को एक ऑर्गेनाइज बनाता है, सेल को ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं जिनको स्पेशल कंपोनेंट बोलते हैं। दोनों में होते हैं, किसमें, यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर दोनों में होंगे, ठीक है। पर यूनिसेल्युलर में एक सेल के अंदर होगा और मल्टी सेल्युलर में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग एक ही मतलब सेल्स तो हैं, सेल से ही बना है, पर हर काम के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें, अगर हमने माइक्रोस्कोप के अंदर अगर एक सेल को हमने देखा बहुत अच्छे विजन में, तो हमने देखा कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स, जो कि हम बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम ये 3 पार्ट कवर करेंगे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी आएगा, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, सो पहला हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं या सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर की कवरिंग होती है सेल्स की, जो सेपरेट करती है सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से। जैसे अपने घर को समझ लो, इसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, आप इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। मेनली कोई भी सेल से बाहर और अंदर कौन जाएगा, इसकी जवाबदारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की होती है। इसलिए मैंने इसे पीएम बोला है, पीएम सीएम। देश से बाहर जाना है तो पीएम, और स्टेट से बाहर जाना है तो सीएम, इसलिए इसे पीएम सीएम के नाम से याद रखो। इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसी चीज़ें भी होती है, रिएक्शन होती हैं, ठीक है, जिसमें एनर्जी नहीं लगती है। ट्रांसपोर्ट एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे वर्क करता है, इसलिए इसमें एटीपी नहीं लगता है। डिफ्यूजन हम तब बोलेंगे जब गैस का एक्सचेंज होगा, जैसे CO2 बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी, ठीक है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ज़्यादा है। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन जाएगा। CO2 भी अंदर ज़्यादा है, वेस्ट मटेरियल से बना है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से CO2 बनता है, अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर से बाहर जाएगा। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जो सिर्फ पानी में होता है। एग्जाम्पल्स क्या है ऑस्मोसिस के? यूनिसेल्युलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, वो पानी को इसी तरीके से लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्यों ज़रूरी है? न्यूट्रिशन के लिए पहला, और दूसरा इसमें एनर्जी ही नहीं लगती सेल की, तो सेल की एनर्जी जो है वो वेस्ट ही नहीं होती है, एटीपी जो है कंजर्व रहती है। क्योंकि ये तो बेसिक प्रोसेस है ना, जैसे सांस लेना, रेस्पिरेशन करना, ये सारी चीज़। अब इसमें भी अगर एटीपी खर्च होगी तो हम तो थक जाएंगे ना जल्दी। अमीबा जो है, अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वो ऐसे एंगल्फ कर लेता है, इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अमीबा जिस तरह से फूड को लेता है, फूड किस तरह से लेता है? एंडोसाइटोसिस। कौन सी प्रोसेस होती है वो? एंडोसाइटोसिस होती है। अब इसमें ऑस्मोसिस हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस को हम मेनली है ना वाटर कंसंट्रेशन के ऊपर ही देखेंगे। मतलब हम देखेंगे कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है। बाहर अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हम उसको बोल देंगे हाइपोटोनिक, ठीक है, मतलब कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, सेल के अंदर कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो बाहर से पानी अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। आइसोटोनिक में क्या वाटर का मूवमेंट होता है? हाँ होता है, पर नेट मूवमेंट जीरो होता है। मूवमेंट होता है, अगर कोई पूछे कि यार मूवमेंट होता है पानी का, हाँ, पर दोनों साइड से इक्वल होता है। बाहर भी पानी x है, अंदर भी पानी x है, तो बाहर भी जा रहा है, अंदर भी आ रहा है, तो अंदर बाहर होता है, पर जो नेट मूवमेंट होता है ना, कि अंदर जितना जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो वो जो नेट मूवमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इसलिए कोई चेंज ऑफ शेप और साइज होता नहीं है इसमें। हाइपोटोनिक मतलब कि बाहर जो है पानी की मात्रा कम है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, आपने सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, शुगर सोल्यूशन ले लिया, और अंदर पानी ज़्यादा है, मतलब बाहर क्या होगा? अंदर से बाहर जाएगा, मतलब सेल क्या होगी? सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। यही वो एक्टिविटी जो पहले मैंने बताई थी, ये वही एक्टिविटी है, ठीक है। अब सेल वॉल की हम बात करते हैं। सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है, पीएमसीएम के भी बाहर एक सिक्योरिटी है जिसको हमने सेल वॉल बोला है। ये बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है, रिजिड है,
प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सेल्यूलोज। अगर आप 11th-12th में आओगे तो आप पूरा सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि सेल्यूलोज जो है केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इस वजह से वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चर में एक स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। लाइव सेल जो है वही पानी को लूज कर सकती है, श्रिंक हो सकती हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है। और जैसे ही पानी बाहर जाता है सेल वॉल के, उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। सेल वॉल के बाहर पानी जा रहा है, प्लाज्मोलिसिस। लाइव सेल के, जिंदा, मरी हुई जो सेल्स हैं उनमें ये नहीं होता। एक्टिविटी 5.6 ने यही अपन को बताया था कि ऑस्मोसिस डेड सेल्स में नहीं हो सकता। रियो लीव्स को पहले हमने स्टेन किया था ना पील निकाल कर, तो उसमें क्या दिखा था हमें, क्लोरोप्लास्ट दिखा था। उसके बाद क्या दिखा था हमने, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट शुगर सोल्यूशन में। फिर बाद में हमने उसको पहले बॉइलिंग वाटर में डाला, फिर हमने ये प्रोसेस करी, तो ऑस्मोसिस नहीं हुआ था, सेल श्रिंक नहीं हुई थी। अब कुछ सेल वॉल्स ऐसी होती है ना, जैसे कुछ फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, उनकी ऐसी सेल वॉल होती है कि भले ही कितना हाइपोटोनिक, मतलब भले ही पानी कितना भी बाहर ज़्यादा हो, बाहर से अंदर कितना भी पानी है, वो बर्स्ट ही नहीं होती, फूटती ही नहीं है, भले कितनी भी स्वेल हो जाए। क्यों? क्योंकि अंदर जो टेंशन वो देती है और बाहर से जो टेंशन है वो इक्वल हो जाता है। वो अंदर इतना स्ट्रेंथ लगाते हैं, इतना फोर्स देती हैं उस सेल वॉल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नाउ न्यूक्लियस की में 2 लेयर्स होती हैं, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। पोरस होती है, पोर्स होता है इसमें, जिसकी वजह से जो भी मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो सकता है अंदर से बाहर थ्रू द साइटोप्लाज्म। बाहर साइटोप्लाज्म में, अंदर न्यूक्लियस है, उसके थ्रू अंदर बाहर हो सकता है। मेनली जेनेटिक मटेरियल ही होता है एट द टाइम ऑफ डिविजन, सेल रिप्रोडक्शन जो हो रही है। न्यूक्लियस जो है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स तभी हमें दिखते हैं जब सेल डिवाइड होती है। क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें डीएनए होता है और प्रोटीन। हमने बात करी थी न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स तभी दिखते हैं जब सेल डिवीजन होता है। और इनमें ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से और डीएनए से। डीएनए क्या होता है? एक तरीके से इनहेरिटेंस होता है। किसका? उस डीएनए में इनहेरिटेंस का मटेरियल होता है, ठीक है। सीपीयू है वो, हार्ड डिस्क बोल सकते हैं उसको। हार्ड डिस्क है जिसमें हर चीज़ होती है पूरा, कि मतलब फ्रॉम योर पेरेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो भी जेनेटिक मटेरियल आपको ट्रांसफ़र करना है सब होता है, ओके। डीएनए जो सेगमेंट्स हैं उनमें जो फंक्शन डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, फंक्शनल डीएनए सेगमेंट्स, उसको हम जीन बोलते हैं, ठीक है। उसमें वो जीन्स होते हैं। जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है उसके डीएनए को क्रोमैटिन बोलते हैं। देखो, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही है। अगर सेल डिवाइड हो रही है तो क्रोमोसोम बोलोगे, अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही हो तो क्रोमैटिन बोलोगे, ठीक है। क्रोमोसोम सिंप्लीफाइड मटेरियल, रॉड लाइक दिखता है, और ये क्रोमैटिन आपको क्लम्प्ड दिखता है, क्लम्पी होता है, ओके। एंटैंगल्ड मास होता है ऑफ द थ्रेड। और जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइज हो जाता है टू लुक लाइक अ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्रोमैटिन एक ही होता है, पर अगर सेल डिवाइड हो रही है तो क्रोमोसोम, सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो क्रोमैटिन, ठीक है। सो दिस इज क्लियर नाउ, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सेल रिप्रोडक्शन विद, देखो, न्यूक्लियस हेल्प करते हैं विद सेल रिप्रोडक्शन, और मेच्योरिटी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है और केमिकल एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करती है थ्रू आउट, कि कैसा क्या बनेगा, मतलब बड़ा होकर कैसा क्या बनेगा दिखने में, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, सारी चीज़ें ये इन्वायरमेंट और केमिकल एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करती है। बैक्टीरिया जो है उसमें न्यूक्लियर रीजन जो है वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जैसे ये देखा, इसमें ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होता? प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, प्राइमरी, प्रिमिटिव, प्रो। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है। अब बोलोगे राइबोसोम तो है, ये तो सेल ऑर्गेनल्स है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, बट राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। और हम स्पेसिफिक बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की। ये है ना, बहुत गंदा कंफ्यूजन होता है कि भाई राइबोसोम भी तो सेल ऑर्गेनल है, तो राइबोसोम तो है बैक्टीरिया के अंदर, होता है, बट इट इज, राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड।
साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म जब हम माउंटिंग करते हैं, जब हम सेल्स को देखते हैं, तो जो सबसे कम स्टेन्ड दिखता है ना, जो सबसे कम स्टेनिंग दिखती है एरिया में, वो साइटोप्लाज्म होता है। स्टेनिंग क्यों लेस दिखती है? क्योंकि मटेरियल ही नहीं है ज़्यादा। छोटी मोटी जो दिखती हैं तो वो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इतनी दिखती नहीं है, ठीक है। ये फ्लूइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। पीएम के अंदर जितना भी फ्लूइड है ना, वो सब साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। और परकिंजे याद है? परकिंजे ने इसको प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, दे आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। प्रोकैरियोट्स में देयर आर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसको स्पेसिफिक करना पड़ता है। अरे भाई, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हर सेल में होते हैं। प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हर किसी में होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड की बात करिए, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यूकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी है, ओके। वायरस जो है, वायरस में कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ ही नहीं है। पर वो क्या करता है ना, जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा ना, तो उसकी जो सेल की मशीनरी है उसको ऑपरेट करना चालू कर देता है, ठीक है। तो इट यूज इट्स मशीनरी टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। खुद की तो कुछ है नहीं उसकी। वो क्या करता है ना, वो आपके अंदर आएगा, जैसे मेरे अंदर आया, ठीक है, वायरस, और मेरी ही सेल्स को मल्टीप्लाई करता है और खुद के हिसाब से चलाता है, ऐसा। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? साइज का। साइज बहुत स्मॉल होती है, 10⁻⁻6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर याद कर सकते हैं, और यूकैरियोटिक के 5 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और इन्हें न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियर रीजन बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम सिंगल होते हैं इसमें, इट इज मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इसमें भी बोला है एनसीईआरटी ने, नहीं तो बोलते हैं बाहर आके, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, अरे सेल ऑर्गेनल्स तो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, हमारा तो सही है। नहीं सही है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स सही है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1। और पार्ट 2 जो है वो अपन नेक्स्ट उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।